बताया कि हम आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि आपको एंट्रेंस में जो जेई और नेट जो एंट्रेंस एग्जाम है, उस एंट्रेंस एग्जाम में मतलब उस एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न जो है वो आपको लगभग थोड़ा पता ही होगा। अब अगर करने की सोची है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके पास भी होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आज घर पे जाके एक बार उससे रिलेटेड देख लेना। हम यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात किए। तो केमिस्ट्री जो है वो जेई में और नीट में जो जिन जिन मतलब क्या उसका स्कोर होता है या फिर मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो आप देख लोगे बाद में, वो देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना। हम यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो देखो, ठीक है, तो अब तक जो आपने 10th क्लास में जो केमिस्ट्री पढ़ा है वहां तक देखा होगा आपने, मतलब वो ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं था। मतलब चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे एक था आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है, पहला जो आपने दिखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो केमिकल रिएक्शन में आपने बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे होंगे, ओके। लेकिन ये आपको नहीं बताया गया था कि वो किस स्पेसिफिक रीजन ऑफ केमिस्ट्री से आता है करके। वैसे ही उसके बाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स नॉन मेटल पढ़ा होगा, ठीक है जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, ये भी आपको पता है। उसके बाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है सॉलिड स्टेट या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट तो उसका एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके जी। उसके बाद इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि 10th क्लास के हिसाब से वो आपके सिलेबस से इलिमिनेटेड था एग्जाम, मतलब ये जो अपना कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उस हिसाब से जो रिड्यूस सिलेबस था उसमें वो जो चैप्टर था उसको थोड़ा इलिमिनेट कर दिया था, जो कि था आपका कार्बन एनाइड्स कंपाउंड्स, ठीक है। मैं सिर्फ कार्बन लिखा हूँ, कार्बन एनाइड्स कंपाउंड वो आपको पता है। तो ये अब तक जो आपने पढ़ा है ये बहुत ही ऐसा कह सकते हैं आपकी बहुत इजी इजी टॉपिक थे जो आपको 10th क्लास में ताकि आप इजीली पास कर सको इसीलिए आपको दिए गए थे। लेकिन अब हमें थोड़ा बड़े लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, बड़े लेवल पे थोड़ा खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये अपने आप में क्या क्या आपको बताएगा ये भी आपको पता है। अगर आप जेई क्लियर कर देते हो तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, किसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जो कि हम तो अपना टारगेट मान के चलते हैं क्या, आईआईटी, ठीक है। पता है ना आईआईटी के बारे में, पता है कि नहीं? नहीं पता होगा तो जैसे जैसे अपन फाउंडेशन पढ़ेंगे वैसे वैसे कभी ना कभी मैं बीच में बताते जाऊंगा। वैसे ही अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, मतलब जिनका ख्वाब है कि हम डॉक्टर बने, तो डॉक्टर अगर बनना होगा तो नीट के थ्रू आपको एक अच्छा कॉलेज लेना पड़ेगा। तो वो जो अच्छा कॉलेज है या तो वो जीएमसी हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, या फिर जो हाईएस्ट टारगेट होगा वो क्या होगा आपका एम्स होगा, ठीक है। दिल्ली वगैरह बहुत सारी जगह पे है वो। तो उस सभी के लिए हर एक सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका लिया जाएगा। तो पहले अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं जो आपके पूरे सिलेबस में है, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री जो पढ़ना है वो 3 अलग अलग सेक्शंस में पढ़ना है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा केमिस्ट्री के 3 बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं करके, सुना है कि नहीं रे? बोलो, सुना है नहीं है? सुना होगा तो बता दे जाना है जल्दी जल्दी कमेंट में। एक तो जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोलना अगर आपने सुना होगा तो बता देना एक बार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सुना होगा, ठीक है। जिन लोगों ने क्रैश कोर्स किया था उनको पता है, हमने एक छोटा सा 1-2 क्लास में इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि हमने कार्बन एनालिटिक्स कंपाउंड्स में पढ़ा था, ओके। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर केमिस्ट्री की ब्रांच की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। ऐसे ही एक और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को वो बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन असल में डिफिकल्ट होता नहीं है, सही तरीके से अगर पढ़ा जाए, स्टेप बाय स्टेप अगर पढ़ा जाए तो बहुत आसान होता है, जो कि होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं आपको आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि हमें आगे जाके पूरे आपका ये जो सेशन रहेगा 2 साल का, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उसमें हमें केमिस्ट्री किस किस तरह पढ़ना है, फिर किन किन सेक्शंस में पढ़ना है। तो एक तो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा फिजिकल। देखो, अगर आपको केमिस्ट्री जब भी आपने सुना होगा तो उसमें पीरियोडिक टेबल तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, देखा है ना पीरियोडिक टेबल, बोलो। ये ऐसा उसका बहुत ही सिंपल सा टेबल बनता है, ठीक है। अब ये जो टेबल है इस टेबल में हमने किया क्या है,
ये अगर आपको थोड़ा पता होगा तो आप बता सकते हो। पता है रे? बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट में बोल सकते हो आप। हमने क्या देखा था क्रैश कोर्स में भी, हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल मतलब क्या था, कि पीरियोडिक टेबल में हमने जितने भी इस दुनिया में प्रेजेंट होने वाले जो एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स का एक बड़ा ही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया था ऐसे टेबल में। याद है सभी को? टेंथ में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके अगर आप सीबीएसई से होगे तो एनसीईआरटी में देखा होगा, और अगर स्टेट से होगे तो हर एक बुक में होता ही है। केमिस्ट्री के हर एक बुक में वो पीरियोडिक टेबल होता ही है। इसी पीरियोडिक टेबल पर पूरा डिपेंड करता है आपका केमिस्ट्री, ये भी आपको पता है। ठीक है जी, जो भी डाउट आए वो बिंदास बोल देना है, ठीक है? हाँ, प्रोवाइडेड वो टॉपिक से रिलेटेड हो, नहीं तो आप पूछोगे कि सर अंडे पहले आए कि मुर्गी पहले आया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना? वो फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछना है भाई, काम के क्वेश्चन पूछना है। तो चलो देखो, मैं क्या बोल रहा था कि हम ये जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तीन अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे एंट्रेंस के हिसाब से। एंट्रेंस के हिसाब से ही ये आपको इन तीन अलग अलग सेक्शन में पढ़ना है। तो पीरियोडिक टेबल जो आपने देखा होगा, उस पीरियोडिक टेबल में हम करते क्या है, हमने इस यूनिवर्स में प्रेजेंट, मतलब इस दुनिया में प्रेजेंट होने वाले जितने भी एलिमेंट्स है, जो कि कितने हैं आपको पता है, 118। ठीक है, अब तो फिलहाल आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया है। हम जब पढ़ रहे थे तब ये वाला जो सेक्शन था, इस सेक्शन के कुछ एलिमेंट्स अननोन थे, मतलब जब पढ़ रहे थे तब आप बहुत छोटे थे। तो अब तो पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़, तो मतलब हो गया है कंप्लीट, पूरे आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल चुके हैं। इसका मतलब आपके पास डाटा जो है वो पूरा डाटा मिल चुका है। तो इसी डाटा के हिसाब से केमिस्ट्री को तीन सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो पहले देखो, हम ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं, ये आपको नाम कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा। ठीक है, सुना है कि नहीं सुना है? ऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आने वाले कंपाउंड होते हैं उनका पूरा स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि कंपाउंड्स obtained from लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज जो है वो बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ही चलने वाला है, बहुत बड़ा कुछ अपन नहीं पढ़ने वाले। हम बस एक बेस बना रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अपन एक बेस बनाएंगे कि हमें आगे जाके क्या क्या पढ़ना है, किस किस सीक्वेंस से पढ़ना है, वो सारी चीजें। ठीक है, और अगर वही आज क्लियर हो जाएगा तो अपन पहला आपका जो टॉपिक है फाउंडेशन का, वो भी स्टार्ट कर देंगे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि वो समझने में सबसे ज्यादा ईजी होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है जी, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, वही जो जिंदा है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर क्या पढ़ते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग से आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स वो आपको पता है, जो जमीन के अंदर खोद के माइनिंग करके हम निकालते हैं, वो नॉन लिविंग है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक एयर से जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, ये सारे। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अबाउट कंपाउंड्स obtained from नेचर। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा नेचर में जो सारी चीजें अवेलेबल होगी, उन सभी चीजों से आने वाले जो कंपाउंड्स है उनका स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, इनऑर्गेनिक में। तो अब भाई इनऑर्गेनिक का हो गया, ऑर्गेनिक का भी हो गया, तो फिर फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। फिजिकल में हम पढ़ते हैं इंटरैक्शंस ऑफ कंपाउंड्स। जितने भी कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, उन सभी कंपाउंड्स का आपस में जो इंटरेक्शन होगा वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसमें हम एक और चीज पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मेशन की केमिकल कंपाउंड जो है वो भाई बनते कैसे, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बनने के बाद तो उनका स्टडी हम यहाँ पर कर ही रहे हैं, लेकिन वो बन कैसे रहा है वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे फाउंडेशन कोर्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एक एक चीज को मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ये होता है बेसिक आइडिया अबाउट केमिस्ट्री, जो हम फाउंडेशन कोर्स के आगे, मतलब पूरा जो आपका 2 ईयर का ये जो कोर्स है, उसमें इस तरह केमिस्ट्री को तीन अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब किसी भी चीज का हम जब डिवीजन कर रहे हैं तो ये किस हिसाब से कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कि जो सिमिलर पैटर्न के कंपाउंड्स होंगे उनको अगर अपन साथ में पढ़ेंगे तो उनको समझना इजी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात होती है। तो इसी आइडिया को साथ में लेकर हम इन तीन अलग अलग पार्ट्स में केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं उन सभी कंपाउंड्स के बारे में हम कहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये जो छोटा सा डिवीजन है ये आप निकालना चाहो तो निकाल के रख दो आपके बेसिक आइडिया के लिए, ठीक है। अगर आपने नोट्स के लिए बुक निकाला होगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि फाउंडेशन कोर्स में जो भी पढ़ा जा रहा है या फिर आगे जाके जो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो आप क्या कर लो, हर एक सब्जेक्ट के लिए बुक बना लो। नोट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो अगर आप देखते हो तो नियरली 33 टू 34 ऐसे चैप्टर्स है पूरे, और सभी चैप्टर्स जो है मतलब हर एक चैप्टर सेम लेंथ का नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा है तो कोई बहुत ज्यादा छोटा है, ऐसा है। मतलब ये आप कह सकते हो कि पूरे सेशन में आपके पास डाटा जो है, theoretical डाटा हो चाहे वो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल डाटा, वो बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट हो जाएगा। और जब आपका एग्जाम पास में आएगा तब आपको रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अब आप मतलब अगर ऐसा कहते हो कि हम नोट्स नहीं निकालेंगे फिर से बुक पूरा चाट लेंगे एग्जाम तक, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट का इतना ही बड़ा सिलेबस है। तो बेहतर ये होगा कि आप क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड नोट्स निकाल लो, ठीक है। नोट्स निकालते वक्त क्या हो सकता है, अगर आप ऑनलाइन में नोट्स निकाल रहे हो तो हो सकता है नेट का इशू कुछ हो जाए प्लस माइनस, तो उसी के लिए हम रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस में कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग देख लोगे और फिर सिस्टमेटिक वे से आपको क्या करना है, नोट्स निकालना है। क्योंकि देखो ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे जाके जब आपको रिवीजन करना होगा, तो ये नोट्स ही होगा जो आपको गिरने से बचाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर है आपको? बोलो, बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया है? समझना क्या था, ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन था जो आपको लेना था, लिखना था। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपने लिख लिया होगा तो जल्दी जल्दी बोल दो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे जाके हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बोलो रे, कमेंट में जल्दी जल्दी बोल देना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी पूछ लो। चलो, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, वहां पर जो कंपाउंड्स बन रहे हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको जो आपने 10th क्लास में जो मिस आउट किया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारा चीज हम फाउंडेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत लिमिटेड समय में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है फाउंडेशन के हिसाब से, तो थोड़ा हम अपना हो सकता है कि स्पीड थोड़ा बढ़ जाए, तो कभी अगर आपको लगे कि स्पीड अगर बढ़ रहा है तो बोल देना है कि सर थोड़ा आराम से लो करके, ठीक है ना। चलो भाई, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक जो वर्ड आया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है, ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, जो आपको पता ही है, इतने होशियार तो आप हो, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। देखो, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, छोटी छोटी डेफिनेशन से जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, क्या है वो, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर दिस स्टडी about ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और हाँ, तो अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। अगर आपने इससे पहले बुक निकाल के देखा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है, ठीक है, तो उसका मैं पहले तो बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं उसका हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो नाम है या फिर उसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई है वो, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग थिंग से आएगा उनको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। कंपाउंड्स obtained from लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिलने वाले कंपाउंड है उनको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, इसका मैं एक छोटा सा आपको हिस्ट्री का पार्ट बता देता हूँ। तो शुरुआत में कैसे हुआ था, मतलब जब हम जो अपना ह्यूमन रेस था वो जस्ट उन्होंने साइंस के फील्ड में एंटर किया था, मतलब छोटी छोटी चीजों की खोज हुई थी। जैसे आपको पता है
जो जितनी भी बड़े बड़े डिस्कवरीज हुए उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो आपको पता है, जो व्हील जो कहते हैं, चक्का, ठीक है ना, जिससे व्हीकल चलते हैं, वो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कवरी था। ठीक है, ये सॉरी डिस्कवरी नहीं, इन्वेंशन। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी मतलब ऐसी चीज जो वहां पर ऑलरेडी है, ठीक है, फिर कोई एक होशियार आदमी उसको उठा के सारी दुनिया को बताता है कि भाई ये था, ये बहुत अच्छा था, ऐसा करके। और इन्वेंशन मतलब जो चीज होती नहीं है, नई चीज खोजते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बेसिक सा रियल लाइफ अगर एग्जांपल दूं, तो ये है कि जैसे कि मुझे आप पता है कि आप लोगों में टैलेंट है, ठीक है, लेकिन वो छुपा हुआ टैलेंट है, हिडन टैलेंट है। वो हम 2 साल की कोशिश में हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको जो हिडन टैलेंट है वो हम बाहर निकाल लें, और वो आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा एग्जाम में उस परफॉर्मेंस में दिखे। तो ये क्या हो गया, एक डिस्कवरी हो गया। ठीक है, और इन्वेंशन मतलब क्या, इन्वेंशन मतलब कोई भी चीज जो आपके अंदर नहीं थी पहले से, लेकिन आप क्या कर लो उसको, मतलब नए सिरे से निकाल लो, तो उसको अपन इन्वेंशन कहेंगे। जैसे बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस, जैसे कि आपको पता था जैसे ही दुनिया बनी थी तो इंडिया जो था वो इंडिया था, पहले से ही था, ठीक है, लेकिन किसी एक इंसान ने उसको खोज करके दुनिया को बताया कि ये इंडिया है करके। ये तो है डिस्कवरी। इन्वेंशन मतलब क्या, जो चीज नहीं थी, जैसे कि रॉकेट, वो पहले नहीं था अवेलेबल, ठीक है ना, लेकिन इंसान ने अपने दिमाग का यूज करके उसको बनाया। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। चलो, ये तो ज्ञान की चीजें थी, जो छोटी छोटी ज्ञान की चीजें ऐसे आपको बीच बीच में मिलती जाएगी डोज की तरह। ठीक है, तो उसको बस ध्यान रखना है, भूल भी जाते हो तो सिलेबस से रिलेटेड तो है नहीं, बस वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। तो हुआ ये था कि जब साइंटिस्ट लोगों ने ऑर्गेनिक या जितने भी कंपाउंड नेचर में अवेलेबल थे उनको क्लासिफाई करने की जब कोशिश की, तो उन्होंने ये बोला कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलेंगे, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। ठीक है, मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप जो है वो नेचर से ही ले सकते हो, नेचर में जो लिविंग चीजें होगी, जो जिंदा चीजें होगी, उन्हीं से ही ले सकते हो। आप उन कंपाउंड्स को अपने आप नहीं बना सकते, मतलब आप लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। ये चीज आपको पता है, कोई चीज नेचुरल हो सकती है और कोई चीज आर्टिफिशियल हो सकती है। नेचुरल चीज मतलब जो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई होशियार आदमी उसको निकाल के दुनिया को बताता है। ठीक है, और लेबोरेटरी में जो जिसको अपन आर्टिफिशियल कहते हैं वही अपना क्या हो जाएगा, इन्वेंशन हो जाएगा। तो ऐसा कहना था कि जो एंशियंट साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, उनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये ऐसा उनका कहना था। लेकिन हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई वोलर। ये मैंने पहले क्रैश कोर्स में अगर आप होते तो मैंने वहां पर भी बताया था। तो ये ई वोलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कर लिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ये ऐसा कहेंगे टू मैन्युफैक्चर या फिर टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में खुद से बनाया और दुनिया को ये बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिल सकते, हम उसको अपने आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, ठीक है, जिसका नाम चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाद में मैं रिएक्शन भी लिख के आपको बता दूंगा। उसका नाम था यूरिया। ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया। वो फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में क्या कर लिया है, मैन्युफैक्चर किया था। ठीक है, ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज थी, साइंस फील्ड में बहुत बड़ी चीज थी कि जिन लोगों का पहले कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ अपन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, वो अभी हम नॉन लिविंग थिंग से भी बना सकते थे। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ठीक है, जो कि ई वोलर साहब ने फर्स्ट टाइम करके दिखाया था। अब ये जो है ये बहुत पहले की बात है, तो वो जो साल है वो अपनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिलेबस से कोई रिलेटेड है नहीं, तो उसको अपन छोड़ देते फिलहाल। अपने काम की ये चीज है कि पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो मैन्युफैक्चर किया गया था लेबोरेटरी में, उसका जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, वो अगर आपको थोड़ा पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ईवोलर साहब वो फर्स्ट आदमी था जिन्होंने क्या कर लिया था, लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके सिंथेसाइज किया था, जिसका नाम था यूरिया। जो बना था उसका नाम क्या था, यूरिया। तो ये कहाँ से बना था, कैसे बना था, इसके बारे में आपको थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, उन्होंने क्या कर लिया था, एक कंपाउंड लिया था जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था NH4CnO। और इसका नाम देखते हो अगर लेबोरेटरी नेम या फिर केमिस्ट्री में उसका नाम अगर देखते हो तो नाम उसका होता है
अमोनियम, ठीक है जी, साइनेट। क्या नाम होता है? अमोनियम साइनेट। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपली हीट कर दिया। हीट करने के बाद उन्हें एक नया कंपाउंड मिला, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं NH4CO, सॉरी NH2CO NH2, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं यूरिया, इसको हम क्या कहते हैं? यूरिया। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको ई वोलर साहब ने लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ये जो कंपाउंड है ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो था ये था आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में ये कि एक साइंटिस्ट ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपली हीट करके लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, क्या? तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था इन द फील्ड ऑफ साइंस या फिर इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर पहला आपका क्या बना था? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था, ठीक है। तो ये आपको हिस्ट्री का छोटा सा बैकग्राउंड जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में आपको पूछेगा तो नहीं कभी, लेकिन अगर कोई पूछता है कि भाई बताओ पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या था या फिर किसने बनाया था, तो ये छोटा सा आइडिया आपको थोड़ा पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। ये छाप के हो गया है, छाप के हो गया इन द सेंस आपका लिखे हो गया है क्या? लिखा है आपने ये? ओके, ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो हम अभी इसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किन किन एलिमेंट से बना होता है ना। अब आपको पीरियोडिक टेबल आपको पता ही है, उन पीरियोडिक टेबल में जो हमने अरेंज किया है वो क्या है? एलिमेंट्स ही है, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स में से जितने भी अपने पास पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, कितने हैं? 118 एलिमेंट है। उन एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स का हम कंबाइन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, यही आपको देखना है। तो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं सिंपली ओसी बोल दूंगा, ठीक है ना। मतलब लिखने के लिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर ओसी लिखूंगा, आपको समझ जाना है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये इन ऑल 10 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 10 एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास जितने 118 एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स में से हम 10 एलिमेंट्स का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, जिससे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होते हैं। ओके जी। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब आपने 10th में पढ़ा हुआ तो वहां पर वो आपने इस नाम से पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी बन रहे हैं उन सभी में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एकमात्र किंग है, जिसको अपन हीरो कहेंगे, वो जो हीरो होता है वो आपका कार्बन होता है। मतलब कार्बन अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कभी बनेगा ही। सिंपल सी बात। अभी ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हम 10 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। उसमें से सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं, वो जो होता है आपका हीरो ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज व्हाट, आपका कार्बन, ठीक है। ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसके सिवा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद बाकी के आने वाली जो एलिमेंट्स है उनका मैं लिस्ट यहाँ पर दे देता हूँ। कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक फॉस्फोरस और एक होता है सल्फर। कितने हो गए? 3, 3 6, 3 9 और 1 10। तो यही वो 10 एलिमेंट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ऐसा कोई आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि नीचे दिए गए कंपाउंड्स में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो अगर ये चीज आपको ढूंढनी हो तो आपको क्या देखना है? सिंपल ये देखना है कि किन कंपाउंड में इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जिस जिस कंपाउंड में इन सभी का कॉम्बिनेशन होगा वो क्या आपको कहा जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा, ठीक है। ये तो आपके अभी के लिए डेफिनेशन हो गया, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल पता कर लेंगे पढ़ते वक्त, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इनके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना हुआ होता है, लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं डालते। बात समझ में आ रही क्या? जिनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं डालते। अब उसका क्या रीजन है, वो रीजन हम आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस एक ही ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं
तो इन्हीं में से किसी किसी ना किसी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से वो बना होगा। ठीक है, अब कंपाउंड बन रहा है तो कंपाउंड बनता कैसे वो आपको पता है। मैं आपको एक थोड़ा बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपके पास क्या होता है, एक एटम होता है। ठीक है, ये आपको पता है एटम क्या होता है, इसके बारे में भी अपन फाउंडेशन कोर्स में चर्चा करने वाले अच्छे से डिटेल में। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको पता है एटम इज अ व्हाट, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। वो आपको पता है, ऐसा पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो एटम होता है, इन एटम को अगर आप कंबाइन कर दो तो इन एटम को कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिलता है, बोलो, कोई जानता है क्या मिलता है? हमें मिलता है मॉलिक्यूल। क्या मिलता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल की बात करेंगे। एटम को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो बनता है आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स को अगर आप, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंपाउंड। ओके, और आप उस कंपाउंड के जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उन कंपाउंड्स को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, एक मैटर मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दूं, ठीक है, जैसे कि ये कर लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन। तो चलो एक ये लेता हूँ, इस मार्कर का एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको पता है इस मार्कर में क्या है, प्लास्टिक है, वो आपको पता है। तो मैटर, अगर मैं पेन की बात करता हूँ, ये जो आपका मार्कर पेन, तो ये किस कंपाउंड से बना है, प्लास्टिक से बना है। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो उसका जनरल नेम हो गया, और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, तो केमिकल कंपोजिशन की अगर आप बात करते हो तो ये आपका बनता है मॉलिक्यूल से। किस मॉलिक्यूल से? पॉलीइथीन से। इससे पॉलीइथीन, जो कि असल में अपने आप में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथीन जो होता है वो कुछ आपका ऐसा दिखता है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर रहेगा एच, यहाँ पर रहेगा एच। अब ये पॉलीइथीन, पॉली का मतलब बहुत सारा, इथीन एक मॉलिक्यूल, तो इथीन का मॉलिक्यूल तो आपका एक हो जाता है ये। इसका चेन बनेगा। चेन कैसे बनेगा, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल बहुत बार रिपीट होगा तब जाके आपको क्या मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगा, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीथीन मिलेगा। ओके, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में आपको कार्बन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है। इसका मतलब ये जो आपका मार्कर है, ये जो मार्कर पेन है, जो कि अपने आप में एक मैटर है, वो किस एटम से बना है अगर मैं ये पूछूं आपको, तो आप बोलोगे कि सर वो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये हो गए उनके एटम्स। इन एटम्स को हमने कंबाइन कर दिया है तो क्या बना है, बोलो, क्या बना है, मॉलिक्यूल, जो जिसका नाम हमने दिया है क्या, पॉलीथीन। ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ऐसा दिखाया है। ठीक है, इसको यहाँ पर एन लिखते हैं। एन टाइम्स मतलब बहुत लंबा अगर चेन बनाना होगा तो एन नंबर बोल देते हैं। एन नंबर मतलब जितना भी नंबर चाहो आप वो ले सकते हो अपने हिसाब से। तो ये पॉलीथीन मॉलिक्यूल जो बना है, इस मॉलिक्यूल को हम कंबाइन करेंगे तो प्लास्टिक बनेगा। इसका जो प्लास्टिक रहता है, फिर उस प्लास्टिक को अपन बहुत सिस्टमेटिक वे में अगर अरेंज कर दे तो आपको एक हार्ड पेन मिलेगा। इसका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का अगर प्रोसेस देखोगे तो उसमें सबसे पहले यही होता है, हम प्लास्टिक करते हैं, प्लास्टिक को मिक्स करते हैं अच्छे से, फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं, तब जाके आपको पेन मिलता है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस होता है। इसी सीक्वेंस से आपको कंपाउंड्स मिलते हैं। ये जनरल चीज थी, ये आपको पता अगर नहीं होती या फिर नहीं होगी तो अभी आपको पता चल गया। ठीक है जी, तो हम आगे जाके इस, ये ध्यान रहे कि जब भी आपका मैटर जो बनता है वो इसी प्रोसेस से बनता है। ठीक है, और यही जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस हमें केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। और क्या पढ़ेंगे, यही तो पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री मतलब रियल लाइफ में जितने भी कंपाउंड्स है उन्हीं कंपाउंड्स के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका ये जो हीरो है या फिर किंग जिसको अपन कहेंगे, आपका किंग कौन है, कार्बन। कार्बन अगर नहीं होगा तो आपका क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी दुनिया में बनेगा ही नहीं। तो भाई ऐसी क्या खासियत है इस कार्बन में कि उसके वजह से या फिर उसके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक छोटा पार्ट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वहां पर अपने क्लास को हम एंड कर देंगे और बाकी का पार्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट चीज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो एलिमेंट है आपका कार्बन। ओके, इस कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो, मतलब जो खूबियां है उसकी, उसी खूबी की वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का किंग है। और ये जो खूबियां है, ये खूबियां हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये दो चार चीजें जो आज मैंने बताई वो क्या थी कि पहले तो केमिस्ट्री को हमें किस सेक्शन में पढ़ना है, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और एक फिजिकल, उनमें क्या क्या पढ़ेंगे ये भी मैंने छोटा चीज बता दिया। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने स्टार्ट किया उसमें मैंने पहले ये बताया आपको कि पहला ऑर्गेनिक मतलब पहले जो उसका मानना था, लोगों का जो मानना था वो था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ई वॉलर, उन्होंने फर्स्ट टाइम
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके बताया। मतलब उन्होंने ये बताया लोगों को कि ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ले सकते हैं, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, आपको बस एक सही तरीका पता होना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इन 10 एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से बना होता है। इन 10 एलिमेंट को ध्यान रहे थोड़ा, इन 10 एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कार्बन होता है। इस कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो 10वीं में आपने थोड़ा पढ़ा होगा। हम उस सारी प्रॉपर्टीज को एलाबोरेट करके फाउंडेशन कोर्स में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। ज्यादा कुछ हमने आज कवर नहीं किया है, पहला ही क्लास है तो ज्यादा एकदम से हार्ड टॉपिक को टच नहीं कर सकते थे, तो मैंने आपको बस बेसिक आइडिया दिया है। जैसे जैसे हम अपने क्लास जो है वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको डिटेल में आइडिया आते जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, या फिर जो कुछ भी हम पढ़ रहे होंगे तो पहले क्लास में हम बेसिक बेसिक पार्ट से ही कवर करेंगे। और मेरा कहना यही कि आप पढ़ाई ऐसे ही करो कि पहले बहुत भारी टॉपिक को अगर ले लोगे वो आपको समझेगा नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, और कंफ्यूजन बढ़ेगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो सकता है। तो आप क्या करो, नोट्स बनाना जो है वो पहला काम है, वो आपको करना ही करना है, वो आपको हेल्प करेगा रिवीजन करते वक्त। और दूसरा चीज, छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ ही आप पढ़ो, एकदम से हाई जंप मत लगाओ, छोटा छोटा स्टेप लो, छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ो, वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे का जो कंसेप्ट आएगा वो अपने आप में क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो इसी स्टेप को हम फॉलो करते हुए अपने फाउंडेशन कोर्स में जो भी हमें सारा चीज पढ़ना होगा वो हम पढ़ेंगे। पहले ही मैं बता देता हूँ, हम एक बेस बनाने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स में जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके जो हम बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे केमिस्ट्री में एंट्रेंस के हिसाब से वो समझने में आपको हेल्प करे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेस बनाने जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स में। तो फाउंडेशन कोर्स कंटिन्यू करें, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आज तो हमने सिर्फ बेसिक बातें की है, ठीक है। यहाँ पर हम रुकने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग जो है वो आपको आफ्टरनून तक मिल जाएगा। चलो भाई।